नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी। स्क्रीन पे आपको एक पुरानी जीप नजर आ रही है। हमारे यहाँ कहते हैं कि ठेकेदार, थानेदार और रंगदार तीन लोग जीप और बुलेट से चलते थे। आज मैं आपको रंगबाजी की एक कहानी सुना रहा हूँ। ये रंगबाजी जिसकी शुरुआत गोरखपुर से हुई, झगड़ा जो आके नेपाल बॉर्डर पर एक पक्ष में सुलटा। ये नौतनवा इलाका है। यहाँ से कई पार्टियों से कई नेता चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी दिलचस्पी इस सीट पर इसलिए थी क्योंकि यहाँ से अमन मणि त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं। अमन मणि त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के नेता थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनका टिकट काट दिया क्योंकि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने अपनी पत्नी सारा सिंह की हत्या की। मामले की सीबीआई जांच हो रही है। अमन मणि त्रिपाठी डासना की जेल में हैं और पैरोल पर बाहर आकर उन्होंने नामांकन दाखिल किया। यहाँ से अमन मणि के पक्ष में उनके परिवार के लोग तो प्रचार कर ही रहे हैं। सबसे ज्यादा सहानुभूति इस बात की मिल रही है कि उनकी दो बहनें हैं, तनुश्री और अलंकृता, वो दोनों उनके पक्ष में प्रचार कर रही हैं। यहाँ नौतनवा आने से पहले, अमन मणि के ऑफिस में आने से पहले हम लोग एक गांव गए थे, अड्डा बाजार, कस्बा नुमा गांव, छोटा गांव है, मतलब छोटा कस्बा या बड़ा गांव समझ लीजिए। वहां पर भोजपुरी के मशहूर सिंगर खेसारी लाल यादव आए थे। उन्माद का माहौल था, मंच टूटने की कगार पर आ गया था, व्यवस्था का आलम कह लीजिए या भीड़। और वहां पर खेसारी लाल भी बार बार ये कह रहे थे कि क्या किसी बहन को ये हक नहीं है कि वो अपने भाई को राखी बांधे, क्या किसी बेटी को ये हक नहीं कि वो अपने पिता के पैर छूकर घर से निकले। जिक्र पिता का इसलिए क्योंकि अमन मणि के पिता अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमती भी जेल में है। उन लोगों के ऊपर कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या का इल्जाम कोर्ट से साबित हो चुका है। ऊपर के कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसीलिए अमर मणि की जगह इस सीट पर अमन मणि चुनाव लड़ने आए 2012 में और 6000 के लगभग वोटों से कौशल किशोर उर्फ मुन्ना सिंह से हारे। क्षेत्र के लोगों से पूछे तो बताते हैं कि मुन्ना सिंह अमर मणि से लगातार 3 बार विधानसभा का चुनाव हारे और इसलिए सहानुभूति मिल गई। लोगों के पैर छूके अमन मणि के समर्थकों के मुताबिक मुन्ना सिंह कहा करते थे, बाप से हरवाया अब क्या बेटे से भी हरवाओगे। एक दलील ये भी दी गई कि चूंकि लक्ष्मीपुर, नौतनवा का नाम पहले लक्ष्मीपुर था, उस सीट पर जब 2012 का परसीमन हुआ तो अमर मणि के समर्थन वाले 10 गांव कट के फरेंदा विधानसभा में चले गए। ये यहाँ के लोगों ने बताया, ये उनका पक्ष था कि इस वजह से अमन मणि चुनाव में हारे। चुनाव प्रचार जोरों पर है। हम लोग इलाके में घूमे तो लोगों ने ये तो माना कि अमन मणि मुकाबले में है। उनका चुनाव निशान है टेम्पू, निर्दलीय लड़ रहे हैं। ये सिलसिला अब से लगभग 37 बरस पीछे ले जाते हैं, साल 1980। तब अमन मणि के पिता अमर मणि पहली मर्तबा चुनाव लड़े थे, वो भी निर्दलीय। उनका चुनाव निशान था नाव। उनके सामने लड़े थे पूर्वांचल के एक और दबंग नेता वीरेंद्र प्रताप शाही, जिन्होंने हरिशंकर तिवारी के प्रभुत्व को चुनौती दी। प्रभुत्व की और चुनौती की वो कहानी यहीं से शुरू हुई। यहाँ के पास एक गांव है सुनौली, सुनौली से ये झगड़ा शुरू हुआ, जहां पर मुझे बताया गया कि हरिशंकर की छावनी थी और उस छावनी में अजीत सिंह, सरदार अजीत सिंह नाम के एक ट्रांसपोर्टर का कत्ल हुआ था रंगदारी को लेकर। उसके बाद आंदोलन हुआ और यहाँ के अखिलेश सिंह ने वीरेंद्र शाही को, अखिलेश सिंह मुन्ना सिंह के बड़े भाई, यहाँ से 2 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे, उन्होंने बुलाया वीरेंद्र शाही को आंदोलन के नेतृत्व के लिए। फिर वो चुनाव लड़े और उनके खिलाफ अमर मणि थे, जो उस समय हरिशंकर तिवारी के गुट से जुड़े माने जाते थे। बाद में उनके भी रास्ते अलग हो गए। ये वो कहानियां हैं जो हमने गूगल और बुजुर्गों से सुन के, मनोहर कहानियां जैसी कई मैगजीन्स पढ़ के जमा की है। इस कहानी में कुछ और वर्ग जोड़ने का वक्त आ गया है। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वीरेंद्र शाही को चुनाव लड़वाया। वही वीरेंद्र शाही जिनका लखनऊ में डालीगंज के विधायक आवास के पास जब वो अपनी बहन के घर से निकल रहे थे, AK-47 की गोलियां बरसाकर कत्ल कर दिया गया था। लखनऊ में गैंगवॉर का ये अपनी तरह का पहला मामला था जब इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन इस्तेमाल किए गए थे। और इसकी जड़ भी गोरखपुर के गैंगवार में वर्चस्व की लड़ाई में थी। शक की सुई हरिशंकर और अमर मणि और इस तरह के कई नेताओं पर आई। उसमें राजन तिवारी का नाम भी आया था। राजन तिवारी एक शूटर माने जाते थे, बाहुबली माने जाते थे, जो बाद में बिहार में जाकर चुनाव लड़े और माननीय विधायक बने। हमारे साथ राजेश जी हैं और राजेश जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं कि थे? नहीं, अभी हम मनोनीत सभासद हैं यहाँ। समाजवादी पार्टी के नेता हैं कि थे? अभी हैं। अभी हैं। ये इसलिए पूछा
क्योंकि कुछ महीने पहले तक अमन मणि यहाँ से सपा के कैंडिडेट थे, लेकिन जब अमन मणि की पत्नी, जिनका कत्ल या मृत्यु एक्सीडेंट में हुई, कोर्ट तय करेगा, उनकी मां ने, सारा की मां ने जब अखिलेश यादव से फरियाद लगाई तो शिवपाल की लिस्ट में जो अमन मणि थे उनको सपा की लिस्ट से हटा दिया गया और कांग्रेस के टिकट पर 2012 में जो मुन्ना सिंह जीते थे वो सपा में आ गए और चुनाव लड़ रहे हैं। और चूंकि यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष भी सपा के हैं और विजय जी, राजेश बॉयड को सपा के नगर पालिका अध्यक्ष ने मनोनीत किया। तो ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अमन मणि तो अभी सपा में है नहीं, आप अमन मणि के दफ्तर में बैठे उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप सपा में रह के उनका सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा है कि अमन मणि त्रिपाठी को समाजवादी पार्टी का टिकट यहाँ दिया गया था, सिंबल उनको मिला था और यहाँ सिंबल कैसे मिल सकता है? सिंबल तो नामांकन के दौरान मिलता है ना, मतलब उनको क्या नाम है, टिकट नॉमिनेट कर दिया गया था कि उनको सपा का टिकट मिलेगा, साइकिल चुनाव निशान मिलेगा। क्षेत्र की सारी जनता, क्योंकि यहाँ पे नगर पालिका की राजनीति हम करते हैं, हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि हम अपने नगर का विकास करें, नगर के लोगों की सोच के अनुसार चलें। ये तो आप जो बात कह रहे हैं वो बात रैलियों में भी हो रही है। ये बताइए, वीरेंद्र प्रताप शाही यहाँ से चुनाव लड़े 1980 में, तो वीरेंद्र शाही यहाँ से चुनाव लड़ने क्यों आए? आप मुझे एक कहानी सुना रहे थे, वो बताइए। उस समय सोनौली में माननीय हरिशंकर तिवारी जी का छावनी हुआ करता था। उस समय वो राजनीति में नहीं थे। रंगदारी को लेकर सरदार अजीत सिंह जो यहाँ एक ट्रांसपोर्टर थे, उनकी वहाँ हत्या हो गई और उनकी लाश को नेपाल में कहीं ले जाके फेंक दिया गया। लाश नहीं मिली। काफी खोजबीन के बाद बुटवल के पास किसी पहाड़ी के पास से, तौनी के पास कोई पहाड़ी के पास से उनकी लाश मिली। उस लाश को जब नौतनवा लाया गया तो इस नौतनवा की सारी जनता आंदोलित हो गई। कितनी उम्र थी उस वक्त आपकी? मेरी उम्र उस समय करीब 20-21 साल की थी। बाबूजी आप बताइए, क्या हुआ था? सरदार अजीत सिंह की हत्या कैसे पता चला कि वो हरिशंकर तिवारी ने करवाई थी, और हुआ क्या था उस वक्त? अगर मतलब आपको हम बच्चों को बताना हो कि क्या हुआ था उस वक्त। मतलब उस टाइम जो छावनी पर जब बवाल हुआ उस हरिशंकर के लड़के से, मतलब कुशल उसको कहते थे, नाम तो दूसरा क्या नाम, भीष्म शंकर। हाँ, भीष्म शंकर, जो खलीलाबाद से सांसद भी रहे एक बार। हाँ, तो उन्हीं से कुछ कहा सुनी हो गई, उसी में उन्होंने राड से मार दिया उनके सर पे। हरिशंकर तिवारी के बेटे कुशल तिवारी ने सरदार अजीत सिंह को रॉड से मार दिया, तो ये मामला कोर्ट में गया? क्योंकि कुशल को मेरे ख्याल से सजा तो हुई नहीं आज तक। कोर्ट में तो गई थी, लेकिन सब हॉस्टाइल हो गए, सब गवाह। फिर क्या हुआ? वो लाश कहाँ फेंकी गई? लाश तो नेपाल में फेंकी गई, पहाड़ के नीचे। पता कैसे चला कि लाश वहाँ पे है? जब बदबू करने लगी तो वहाँ हल्ला हुआ, तो फिर वहाँ सब यहाँ से पब्लिक पूरी गई ट्रकों पर, तो फिर उनको लाश लेके आया गया। वो क्या नाम है, फिर परासी में उसका पोस्टमार्टम हुआ, फिर यहाँ आई, यहाँ से फिर गोरखपुर गई, वहाँ पोस्टमार्टम हुआ। तब उसके बाद शाही जी साथ में आए यहाँ, फिर उनका दाह संस्कार हुआ यहीं पर नौतनवा घाट पे। तो फिर हरिशंकर तिवारी का यहाँ जो कारोबार था, जमीन थी जो आप लोग बता रहे छावनी थी, उसका क्या हुआ? वो मतलब कुछ दिन तक तो नहीं आए, फिर बाद में आना जाना फिर हो गया, फिर अपना वो लगे रहे, फिर राजनीति में जब आ गए तो फिर हो गया। आप मुझे बता रहे थे कुछ वहाँ सिनेमा हॉल भी बन रहा था। हाँ, वहाँ पे एक सिनेमा हॉल उस समय बन रहा था, वो निर्माणाधीन था, फाउंडेशन हो चुका था, कुछ दीवारें बनी हुई थी। उसी आंदोलन में यहाँ चूंकि इस क्षेत्र की सारी जनता आंदोलित हो गई थी, वहां जाके लोगों ने उस ईंटे पीटे को सब तोड़ दिया। क्या नाम है, ये अखिलेश सिंह जी उस समय वीरेंद्र शाही के नेतृत्व में यहाँ नेतृत्व कर रहे थे सभी लोगों का। हम लोग यंग थे, सारे लोग, हम लोग सड़क। आप माशाल्लाह अभी भी यंग हैं। तो इस तरीके से फिर सिलसिला आगे हुआ। हरिशंकर तिवारी यहाँ पे एक सिनेमा हॉल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ की आक्रोशित जनता ने इन लोगों के मुताबिक वहाँ की नींव की ईंटें तक उखाड़ दी, और अब हरिशंकर तिवारी उस जमीन पे प्लॉटिंग कर रहे हैं। अगेन इन लोगों के मुताबिक उनका खौफ इतना है, तो दूसरे कर रहे हैं, क्या नाम है, बेच दिए। अच्छा, उन्होंने जमीन बेच दी है, लेकिन उस प्लॉट पे आप लोग कह रहे थे कोई खरीद नहीं रहा है। अभी मतलब उनका जो सरवार था, जो अभी मारा गया गोली से, कोई यादव था, शंभू यादव, उसी के डर से कोई लेता नहीं था, उससे सब रंगदारी मांगता था, लेने वाले से भी। और वो हरिशंकर तिवारी के सहयोगी थे।
उन्हीं का मैनेजर था जी। तो शंभू यादव क्या बोलता था लोगों को, क्या किस चीज की रंगदारी मांगता था? वही खरीदने वाले को कह लोगे तो हमको इतने % तुम दोगे तभी तुमको लेने देंगे, नहीं तो बनाने नहीं देंगे मकान। शंभू यादव का भी मर्डर हो गया है। किसने किया है? अब ये तो मतलब 2 आदमी पकड़े गए हुए हैं जो नामजद में हैं, वो जेल में हैं अभी। जेल का आप लोगों ने जिक्र किया, बाबूजी क्या नाम क्या है आपका? मैंने आपका नाम नहीं पूछा। महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, और आप भी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं। अमरमणि त्रिपाठी भी जेल में है, उनको कोर्ट से सजा हुई है। आप लोगों का क्या सोचना है? उनको सजा हुई है तो उन्होंने कत्ल तो ये गलत सजा हुई है, इसलिए हम लोग तो ये कहेंगे गलत है बिल्कुल। वो नहीं तो कोर्ट में लेकिन साबित हुआ है, तो आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है गलत हुआ है? साबित जरूर हुआ है, लेकिन वो इस तरीके का साबित नहीं हुआ है कि जो कि वो क्या नाम है, वो उनको रहना चाहिए अंदर। 120 में उनको सजा हुई है, 120 में तो उनको जमानत हो जानी चाहिए कायदे से। उनको तो उम्र कैद हुई है ना। उम्र कैद तो बाकी सबके साथ में फिर उनको हुई है ना। वैसे इनको तो यही दिखाया गया कि 120 में इन्होंने साक्ष्य मिटाने में ये सहयोग किया। अमरमणि त्रिपाठी पर यह इल्जाम है कि मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए उन्होंने कवित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या की साजिश रची और उसके बाद साक्ष्य मिटाने का काम किया। मधुमिता शुक्ला की जब पोस्टमार्टम हुआ तो उनके गर्भ में एक बच्चा पाया गया था जिसके डीएनए का अमरमणि से मिलान हुआ, और इसी वजह से ऊंची कोर्ट से भी उनको सजा के बाद अभी तक जमानत नहीं मिली है। अमरमणि त्रिपाठी गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। उन्होंने अदालत को ये बोला कि मेरी तबीयत खराब रहती है मेरी पत्नी की, और तब उन्हें गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए शिफ्ट कर दिया गया। फिर एक न्यूज़ चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें ये नज़र आया कि अमरमणि त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में रहकर भी अपनी सियासत को अंजाम दे रहे हैं, और उसके बाद उनको यहाँ से वापस जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। आप कुछ बता रहे थे कि यहाँ पे मीटिंग चल रही थी, जब फ़ोन आया क्या हो रहा था? हाँ, यहाँ पे उस समय सारे लोग यहाँ बैठे हुए थे, मीटिंग एक चल रही थी। अमरमणि त्रिपाठी उस मीटिंग में थे? उस समय वो सपा में वो भी थे, मंत्री थे। तो चूंकि क्षेत्र के कई लोग यहाँ आके बैठे हुए थे, अचानक एक फोन आया। मेहदिया में प्रधान के वोलिमा था, सारे लोग हम लोग वहीं पे थे, और वहीं पे फोन आया, सारे लोग उठ के वहाँ से चले और यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद अंदर चले गए और पता चला कि इस तरह की वहाँ कोई घटना हो गई है, और वो यहाँ से चले गए। और ये टोटल कहानी बिल्कुल गलत था। अमरमणि नौतनवा में थे उस दिन जिस दिन ये कांड हुआ था। ये पूरी नौतनवा की जनता, मेहदिया के गांव प्रधान के लोग गवाह है, उनके बेटे की वलीमा थी। अच्छा ये बताइए फिर कि उनको किस, आप लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश के तहत उनको फंसाया गया है, किसने फंसाया? यहाँ पे पर एक ही है, यहाँ पे मतलब अखिलेश सिंह है, वो अपना पैसा देते रहे और मधुमिता के माता को पैसा भेजते रहे कि आप उनको बरगलाइए, उनको फंसाइए। ये नौतनवा बहुत पीछे चला गया। जब से आप लोग ये कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? दिलीप जायसवाल। दिलीप जी, क्या करते हैं आप? हम ठेकेदारी करते हैं यहाँ पे। तो जितना मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि अमरमणि के प्रतिद्वंदी अखिलेश सिंह, सिटिंग विधायक मुन्ना सिंह के बड़े भाई अखिलेश सिंह ने मधुमिता शुक्ला की मम्मी को पैसा दिया ये कह के कि आप अपनी बेटी को भेजो और वो मंत्री जी को बरगलाए, और वो बरगलाने में सफल हो गई। आप कह रहे हैं सफल हो गई? जी जी। अच्छा, और ये साजिश थी, पर उस लड़की का कत्ल भी हुआ था। अब कत्ल हुआ था तो सारे लोग हम लोग यहीं पे थे। अब कत्ल हुआ, अब कत्ल किसने किया, कौन किया, ऐसा तो कई कांड यहाँ पे होता है कि कत्ल होती है, फंसते कोई और है। उसी कांड में अमरमणि त्रिपाठी फंसे। अमरमणि को कैसे फंसाया गया? उनको भी अखिलेश सिंह ने फंसाया? नहीं, ऐसा है कि अमरमणि को जो है फंसाया गया। लोग कहते हैं कि सारा कि उसके कार में हत्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ और वो गिरी, अमरमणि को खरोच तक नहीं आया। मैं गवाह हूँ, मेरा काठमांडू से एक्सीडेंट हुआ था, 1600 फीट नीचे मैं गिरा था, मेरे शरीर पे कोई खरोच नहीं आई। मैं साफ बच के आप लोग के सामने हूँ। जायसवाल जी, जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो हुई 2015 या 16 में, जुलाई 2015 में। अमरमणि त्रिपाठी अपनी पत्नी सारा के साथ लखनऊ से कुल्लू मनाली की ट्रिप पर निकले थे। दिल्ली के रास्ते में आगरा के पास सिरसागंज में एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने अपनी मदर इन लॉ को फ़ोन किया और बोला कि सारा का एक्सीडेंट हो गया, वो बुरी तरह जख्मी है। जब तक उनकी माँ वहाँ पे पहुँची, अस्पताल में उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। उनकी माता जी मीडिया से बात करते हुए ये कहती हैं कि उस वक्त मैं इतनी परेशान थी कि विसरा जांच या दोबारा के पोस्टमार्टम के लिए नहीं कह पाई, जबकि उनका ये भी कहना है कि अमरमणि को उस एक्सीडेंट में खरोच तक नहीं आई, मुझे वो गाड़ी भी नहीं दिखाई गई जिससे एक्सीडेंट हुआ, उसको टो करके पहले ले जा चुके थे। उनका ये भी इल्ज़ाम है कि
यहाँ गोरखपुर से, नौतनवा से और इसके आसपास के जो अमरमणि के इलाके हैं, यहाँ से गाड़ियां सिरसागंज पहले पहुंच गई और मैं बाद में पहुंच गई। उनका ये कहना है कि ये साजिश है, मामला सीबीआई के पास है, कोर्ट में है और उसी के बिना पर अखिलेश यादव ने अमरमणि का टिकट काटा। तो ये सर क्यों, सारस की माँ ऐसा इल्जाम क्यों लगा रही है आप लोगों के हिसाब से? देखिए, जब किसी भी परिवार में किसी की मृत्यु इस तरह आकस्मिक मृत्यु होती है, अनअपेक्षित मृत्यु होती है, और सामने वाले से जिसके ऊपर कोई भी आरोप लगाना हो उससे हमारी नहीं बनती है और वो उस मृत्यु के समय जिसकी मृत्यु हुई है उसके साथ होता है, तो एक मतलब ऑटोमेटिक चीज है कि हमें उसके ऊपर शक होता है। मेरे ख्याल से सारा की माँ को हम उनको दोष नहीं देंगे, लेकिन चूंकि उनकी बेटी मरी है, उनकी अमनमणि त्रिपाठी से बनती नहीं रही। अच्छा, बेटी की पट्टी नहीं थी? बेटी की पट्टी थी। अमनमणि त्रिपाठी से वो, जैसा उनके जो वक्तव्य है, चूंकि मैं कभी सारा सिंह से मिला नहीं हूँ, लेकिन जो वक्तव्य आते रहे हैं, पेपर में आते रहे हैं, अमनमणि त्रिपाठी से। भाई साहब कुछ बता रहे हैं, जी बताइए क्या कह रहे हैं? जैसे हमारे कहने का मतलब ये है कि एक्सीडेंट 9 तारीख को हुआ, लाश का दाह संस्कार सब कर चुकी, तब तक वो यह नहीं कही कि हमारी बेटी का कत्ल हुआ। जब विपक्षी लोग उनसे जाकर के मिले हैं, उसके बाद वो 17 तारीख को जाकर के मुकदमा दर्ज कराती हैं, 1 हफ्ते के बाद में। तो अब बताइए साजिश है कि नहीं है? कौन विपक्षी लोग मिले आपके हिसाब से? कोई मिले होंगे, हम तो वहाँ पे जानते नहीं है कौन मिले, लेकिन किसी के बहकावे पर ही जाकर के वो वहाँ पर मुकदमा फिर 8 दिन के बाद करती हैं। नहीं तो किसी के घर का अगर जो एक्सीडेंट होता है, मर्डर होता है, तो दूसरे तीसरे दिन मुकदमा दर्ज करता है कि लाश का दाह संस्कार करने के बाद थोड़ी न जाएगा मुकदमा दर्ज करने। ये दलीलें हैं, ये सफाइयां हैं अमनमणि त्रिपाठी के समर्थकों की, जो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनका चुनाव निशान दिखाइए जरा, भाई साहब खड़े हुए हैं। हाँ, ये टेम्पो है, टेम्पो के साथ आपको अमरमणि त्रिपाठी, जो यहाँ से 1989 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने, 91 और 93 का चुनाव हारे, 1996 में पीवी नरसिम्हा राव और कांशीराम ने एक नया राजनीतिक प्रयोग किया। यूपी में बसपा और कांग्रेस के बीच गठजोड़ हुआ। साल 1989 तक जो कांग्रेस यूपी की सत्ता संभालती थी, एनडी तिवारी के नेतृत्व में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए, 1996 में महज 7 साल के भीतर वो जूनियर पार्टनर बन गई। 125 सीटें मिली कांग्रेस को, उसमें एक लक्ष्मीपुर की सीट भी थी जहां से अमरमणि त्रिपाठी चुनाव लड़े और 2 चुनावों की हार के बाद जीते। 2002 में अमरमणि त्रिपाठी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े। इसकी भी एक कहानी है। कहानी ये है कि 1997 में जब मायावती ने कल्याण सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया, तो कांग्रेस का एक धड़ा नरेश अग्रवाल के नेतृत्व में टूटा। उस धड़े में अमरमणि त्रिपाठी भी शामिल थे। पहले कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री रहे, फिर राम प्रकाश गुप्ता की और फिर राजनाथ की। उस दौरान बस्ती से, पास का एक जिला बस्ती, एक लड़के का, एक कारोबारी के लड़के का किडनैप हुआ था। बच्चे का नाम था राहुल मधेशिया, और उसके किडनैप करने वालों की जो लोकेशन ट्रेस हुई थी पुलिस को, वो अमरमणि त्रिपाठी का लखनऊ स्थित सरकारी आवास था। इस बिना पर मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने अमरमणि त्रिपाठी को कैबिनेट से निकाल दिया। वो बसपा में चले गए, 2002 का चुनाव जीते। 2007 में अमरमणि त्रिपाठी जेल में रहते हुए निर्दलीय चुनाव जीते थे कि किसी पार्टी से जीते थे? सपा से या बसपा से? सपा से। 2007 में वो सपा से चुनाव जीते और 2012 में उनका बेटा हारा। तो वो 2012 में क्यों नहीं लड़े? क्योंकि सजा हो गई थी उनको। हाँ, सजा हो गई थी। सजा होने के चलते वो नहीं लड़े, उनका बेटा आया लड़ने। और उस समय एक हवा यहाँ चल गई थी, क्योंकि 3 बार वर्तमान विधायक जो हमारे हैं वो 3 बार हार चुके थे, तो एक सिंपैथी भी उनके साथ जुड़ी, चूंकि वो भी नौतनवा के रहने वाले हैं, सारे लोग उनको भी पहचानते हैं। उनके भाई साहब 2 बार एमएलए, 1 बार एमपी रह चुके हैं। राजनीतिक उनका बड़ा लंबा बैकग्राउंड है। तो पिछली बार उनको एक सिंपैथी लहर चली यहाँ पे। उस सिंपैथी में वो कम से कम 5-6 हजार वोट से अमनमणि से जीत गए चुनाव। बाबूजी, आपका क्या नाम है? सत्यदेव पांडे। क्या करते हैं? हम घर पे रहते हैं। पहले क्या काम करते थे? पहले हम होमगार्ड पे थे। होमगार्ड में थे। पांडे जी, ये नौतनवा की लड़ाई को ठाकुर बनाम ब्राह्मण लड़ाई क्यों बताया जा रहा है? ऐसी बात नहीं। ऐसी बात नहीं है। अमरमणि त्रिपाठी जब चुनाव लड़ते थे, उनके ऊपर 33 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें से 2 हत्या के थे। तो बाहर के लोग जो हैं, आप लोग तो यहाँ रहते हैं, आप लोगों का नाता है परिवार से,
बाहर के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये कैसी विधानसभाएं हैं जो बाहुबलियों को चुनकर भेजती हैं। ऐसी बात तो नहीं है बाहुबली। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कहा जाता है क्योंकि उनके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हैं। यहाँ तो कोई मुकदमा, अमरबड़ी के पास कौन मुकदमा था? अब ये तो नया नया मुकदमा हुआ, इसके पहले वो हमारे साथ ही के थे। आपके साथ के थे? बिल्कुल है, हमारे हम लोग हमसे थोड़ी उम्र में ज्यादा होंगे या हम ही 1 साल 2 साल के आगे होंगे। हमारे पड़ोसी थे, उनका घर बढ़िया था, तो वहाँ का बोलता है फरदानी में था, हम बढ़िया चौक में थे। तो ये हरिशंकर तिवारी के संपर्क में कैसे आए अमरमणि? हम नहीं कुछ बता पाएंगे सब सारी कहानी। आप नहीं बताएंगे, मतलब बताना पाएंगे ये सब चीजें क्या है क्या नहीं है। बुजुर्ग हो गए हमारा, प्रेसिडेंट साहब माइंड वर्क नहीं करता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, सच्चाई तो ये है। आपका क्या नाम है साहब? मोहनलाल। मोहनलाल जी, क्या करते हैं? हम पैसे से खेती काम करते हैं, रिटायर हो गए कर्मचारी से। तो आपको क्या लग रहा है अमरमणि का मुकाबला किससे है यहाँ पे? अमरमणि का मुकाबला किसी से नहीं। चलिए ठीक है सर, ये बिल्कुल समर्थकों वाली बात है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन रहेगा ये बताइए आपके हिसाब से? नंबर पर तो हम समझ रहे हैं बसपा रहेगी। बसपा। बसपा से कौन चुनाव लड़ रहे हैं? एजाज खान। दरअसल बसपा से पिछली बार सदा मोहन उपाध्याय लड़े थे और वो उनको इस बार बसपा से टिकट नहीं मिला। वो तीसरे या चौथे नंबर पे रहे थे पिछली बार, और इस बार वो रालोद से चुनाव लड़ रहे हैं, सदा मोहन, है ना। और ये इसलिए भी दिलचस्प सीट है कि बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर के पास की सीट है। यहाँ से एनसीपी भी चुनाव लड़ रही है। एनसीपी के अलावा यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। पीस पार्टी से भी कोई है? पीस पार्टी से कोई नहीं, पीस पार्टी से भी है। कामनी जायसवाल, हाँ, कामनी जायसवाल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। अनिल कुमार निषाद। तो आपका क्या नाम है? आमिर आलम। क्या करते हैं? बस राजनीति में ही इंटरेस्ट है। राजनीति में इंटरेस्ट है। घर कैसे चलता है? अभी तो दुकान भी है अपना। दुकान किस चीज की? कॉस्मेटिक का। कॉस्मेटिक का दुकान जी। अरे वाह, क्या बात है। तो ये बताइए आपके हिसाब से दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? दूसरे नंबर पे यहाँ बीजेपी को ही माना जाए। अच्छा, एक समर्थक कह रहे हैं बसपा, दूसरे कह रहे हैं भाजपा। भाजपा से यहाँ समीर त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं, नए हैं, युवा कैंडिडेट हैं और पहली बार उनको टिकट मिला है। पिछली मर्तबा भाजपा यहाँ पे 5वें नंबर पे रही थी। इनफैक्ट ये उन कुछ विधानसभाओं में से एक है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव नहीं जीती है। 1980 में अपने बनने से लेकर आज तक। राम लहर के बाद 1993 के चुनाव में ऐसा हुआ था जब बीजेपी यहां दूसरे नंबर पे आई थी। अखिलेश सिंह ने हराया था उनको, अखिलेश सिंह ने हराया था। अच्छा, तो आप लोग ये बताइए, आप लोग इतना मानते हैं अमरमणि त्रिपाठी और अमनमणि त्रिपाठी को, यहाँ पे टोपी भी लगा रखी है, स्टिकर भी लगा रखा है। हाँ, क्या नाम है आपका? अमित कुमार शुक्ल। क्या करते हैं? घर पर रहते हैं। घर पर रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं? करते हैं। कौन सी क्लास में हो? 10th में। आगे चल के क्या बनना चाहते हो? आगे पढ़ते हैं, लिख कर रहेंगे घर पर। घर पर आज तुमने खाना खाया है? क्या खाया है? थोड़ा बुलंद आवाज में बात करो ना यार, जवान आदमी हो, जहां लात मारो पानी निकल आए। क्या एकदम मरी मरी आवाज में बात कर रहे हो? हाँ, आप बताओ क्या बनोगे बड़े होके? देखिए जो बनना, जो मिल जाएगा वही बनेंगे। अरे कुछ सोचा होगा ना, कुछ लक्ष्य। देखो वहां से बुजुर्ग कह रहे हैं राजनीति में आना चाहते हैं सर। राजनीति में आना चाहते हैं। तो कौन राजनेता आपको पसंद है? अमनमणि। अमनमणि। कभी मिले हो अमनमणि से? बहुत बार मिले। तो उनको तुमने बताया कि हमको भी नेता बनना है? हाँ बताएं। क्या बोले? हमको भी नेता बनना है। ये तो तुम बोले, वो क्या बोले? ठीक है, बोले हैं ठीक है। डरा रहा है? नहीं डर नहीं रहा है। फिर क्यों नहीं बोल रहा है? अरे अभी बच्चा है, क्या जानेगा ये। बच्चा है, हाई स्कूल में पढ़ता है भाई साहब। अरे अब उतना इंटरेस्ट नहीं है। उतना इंटरेस्ट नहीं है। जी, आपका क्या नाम है? वो दिमाग के खराब है, कोई बात नहीं सर, हम लोगों को भी आधे लोग दिमाग का खराब बताते हैं। पापा मर गए हैं, हम एक पैसा बिना गोते हैं, न खाना है, न दवाई कराते, न कपड़ा हमारे वस्त्र, न हम गोते हैं का करीब। हम गोवत अरे भैया बाबूजी अम्मा मर गए न खा ये नहीं, बाबूजी अम्मा तो मर गए, फिर आप यहाँ पे क्यों आए हैं? हम आए, हम बाबा के सर पर मिले हैं, हम तो गोते हैं कपड़ा बिना वस्त्र बिना बहने। क्या नाम है इनका? हाँ, प्रधान के लड़के हैं ये? हाँ, रामदेव प्रधान के। हम गोते हैं भैया का करी कपड़ा बिना। वो अभी इनके पिता प्रधान हैं?
पहले कभी रहे हैं, तो परिवार कहाँ रहता है इनका? हाँ रामचरण जी, अब देखो अब कहाँ कराएं भैया। मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। आपका क्या नाम है? हमारा डल्लू डल्लू आपने हाथ क्यों जोड़ रखे हैं? मैं वोटर नहीं हूँ नौतनवा का। डल्लू नाम है, हम रिक्शा चालक ड्राइवर हैं नौतनवा के, बहुत गरीब आदमी हैं। अच्छा एक बात, आपने शराब पी रखी है क्या? हम पीते हैं, जब तक पीते नहीं हमारा कुछ इच्छा नहीं पूरा होता है। जब तक शराब नहीं पीते हैं तब तक क्या नहीं होता है? ये सब किसी को हम जानते भी नहीं है। आप यहाँ किसी को नहीं जानते हैं? नहीं, जब पी लेते हैं तो सबको जानते हैं। पी लेते हैं तब सबको जान लेते हैं। क्या नाम बताया आपने अपना? दल्लू। डल्लू डल्लू दिखाइए दिखाइए, क्या टैटू इसमें बना तो हुआ है? घर भरन है। घर भरन, घर भरन डल्लू। ये आपने सिक्का भी पहन रखा है एक। हाँ सर, ये कहाँ का सिक्का है? माता जी का है। अच्छा, एक तरफ इसमें माता जी बनी है एक तरफ और 10 एक तरफ अशोक की लाट बनी है। लाठी है। ऐसा लग रहा है कि 10 रुपए के सिक्के के ऊपर कुछ वही बनाया गया है। वही है सर जी। तो शराब किसने दी आपको? नहीं, हम लेते हैं, नेपाल जाते हैं, उधर से लेते हैं, उधर से आते हैं। कौन सी? दादा दादा चल रही है आजकल तो यहाँ। हाँ, तो नेपाल में जाते हैं। कौन सी? 7 किलोमीटर जाते हैं कितने सर। की मिलती है? वहाँ 30 की मिलती है। 30 का पूरा नहीं, हाँ पहिया मिलता है। पहिया मिलता है, हाँ, पाव भर। पाव भर। वहीं पी लेते हो पूरी? हाँ, और फिर आके रिक्शा चलाते हो? रिक्शा तो चलाते हैं। यहाँ आके फिर कैसे बैठ गए? यहाँ हम अपने सभा में अपने उनका प्रचार कर रहे हैं। उनके किनका प्रचार कर रहे हो? टेम्पू का, गुड्डू अमरमणि का। अमरमणि तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे। अमनमणि लड़ रहे हैं। अमनमणि लड़ रहे हैं। तो तुम मिले हो उनसे? हाँ मिले हैं। तो यार ये बताओ, तुम तो दारू पिए हो, तुम किसी के पास वोट मांगने जाओगे वो कहेगा तो दारू पिए वोट मांगे। तो अपने पूरे परिवार का पूरा वोट ही देंगे, हम किसी से जाएंगे थोड़ी ना वोट मांगने। हमारा यही घर है बगल में, हम पूरा अपने परिवार का वोट। तो आपका परिवार आपको टोकता नहीं कि आप दोपहर के समय शराब पी के? नहीं, एक पीता हूँ खाली। रोज रोज एक पीते हो? तो तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा, फिर घर वाले तुम्हारा इलाज कहाँ से करवाएंगे? मर जाएंगे, कोई बात नहीं, एक वोट कम हो जाएगा हमारे घर से। बच्चे हो गए हैं ना, हमारे 6 बच्चे हैं। नहीं सवाल, लेकिन दल्लू जी सिर्फ एक वोट का नहीं है ना, आप मर जाएंगे तो आपके परिवार को भी तो दिक्कतें होंगी ना। बच्चे लोग हैं सहारे के लिए, इसके लिए। बच्चे मना नहीं करते हैं आपको? आपकी पत्नी मना नहीं करती शराब पीने? कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है। तो पत्नी मना नहीं करती आप? नहीं करती है। हम अकेले घर के गार्जियन है, तो हमको क्या मना कर सकती हो? अच्छा, तो गार्जियन है, लेकिन आप जितने लोग नेता लोग हैं, हम लोग को कोई चीज का मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब विकास में कोई चीज का मतलब जो हो रहा है। क्या सपोर्ट चाहिए आपको, बताइए। हम लोग झोपड़ी वाले आदमी हैं। चलिए, अभी मीडिया वाले लोग हैं आप लोग, चलिए आपको दिखा दें हमारे वार्ड नंबर 7 में क्या गरीबों के ऊपर बीत रहा है, क्या गरीबों के ऊपर चल रहा है। हम लोग 4-4, 5-5 बच्चे को जिला रहे हैं, खिला रहे हैं। मतलब ये लोग। ये बताओ, ये तो मुझे पता है कि भाई आप रिक्शा चला रहे हैं, गरीब हैं, है ना, आप मेहनत से काम कर रहे हैं। बच्चों को आप पढ़ाने के लिए भेजते हैं? कुछ भी नहीं, जहाँ जो भी स्कूल पे जाता हूँ, कोई कहता है 6,000 भेजो, कोई कहता है 3,000 दो। सरकारी स्कूल में तो कोई फीस नहीं मांगी जाती है? सरकारी स्कूलों में ऐसे काम ही नहीं हो रहा है कि जहाँ अनपढ़ बच्चे के लिए देखिए अच्छे स्कूलों में वहाँ कंप्यूटर वाला हर लैपटॉप सब सामान भेजा जा रहा है। प्राइमरी स्कूलों में कोई लैपटॉप कोई। अरे तो प्राइमरी में तो आप एक बात बताइए, आप भेज ही नहीं रहे हैं उसको, सरकार प्राइमरी में तो भेजो। कैसे भेजूं सर? कैसे भेजा जाता है? प्राइमरी स्कूल पढ़ता है दूर, बच्चे नाराज होके भाग जाते हैं, उस पे बच्चे भी ख्याल रखना पड़ता है। आप बच्चों को पढ़ाते नहीं है, पैसा शराब में खर्च करते हैं और फिर। सर जी, यही पैसा जो बच्चों का है। तो तुम रोज नेपाल जाते हो, दारू खरीदते हो, वहीं पीते हो, फिर आके रिक्शा चलाते हो, क्या करें? यही मजबूरी है हम लोग। कोई मजबूरी नहीं है, ये फालतू का तर्क है, फालतू की बातें कर रहे हैं आप। अरे कोई गरीब परिवार में पैदा होता है, कोई अमीर परिवार में पैदा होता है, आदमी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, बच्चों को पढ़ाता है, रोज सुबह सुबह जाके 30 रुपए की दारू पी जाते हो, ज्ञान मत आ रहे हो यहाँ पे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम साधु। साधु, क्या करते हैं आप? हम सब्जी बेचिले सरकार। सब्जी बेचते हैं? हाँ। कहाँ, गाँव कहाँ है आपका? हमारा खोरिया बाजार, सिंहपुर, सुनपरी मौजा टोल। राशन कार्ड बनाया आपका? हाँ, राशन कार्ड हम मांगे काली देवे के लिए। हम बम्बई में हमारे लड़के 6 डाले। हम बच्चे आपके बम्बई में रहते हैं? जैसे कि हम बम्बई में रहली भैया, तब बम्बई में तो 1 आध कमरा रूम बन गया बा,
तो हमारे बाल बच्चे वहीं रहल हैं, तो बाल बच्चन के जो बाटे वो फोटो कॉपी अभी नहीं भइल बा। अब सोचल जा फोटो कॉपी नहीं हुई है। हमारा साधु नाम है, हमारी लड़की जो है उनकी नाम है लक्ष्मी, वही भी पढ़ाता हूँ, वही लिखाता हूँ। पढ़ते हैं बच्चे आपके? हाँ, आप देखिए आपके जमीन पर वोट देने के लिए आपके छावनी पर हम आ गए हैं सरकार। वोट देने आए? नहीं नहीं, ये मैं आप ये साधु जी सोच रहे हैं कि मैं अमन मणि का दोस्त हूँ और यहाँ वोटों की। गुरु जी? हाँ। कौन गुरु जी हैं? हाँ, मणि जी। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आराम। एक बात बताइए, आप लोग ये यहाँ पे सबके नाम में मणि क्यों लिखा होता है? क्या कहानी क्या है मणि की, कोई बता सकता है? मणि मतलब वो तिवारी और मणि ये लोग लिखते ही है, अमर मणि है। हाँ। नहीं, कोई यहाँ पे मणि हो तो बताएं मुझे ये मणि की क्या कहानी, क्योंकि यहाँ के जो देवरिया अंचल के, देवरिया, गोरखपुर और महाराजगंज के, यहाँ पे तिवारी ही मणि लिखते हैं। अच्छा, जो तिवारी हैं वो मणि लिखते हैं? जी, जैसे श्यामनारायण तिवारी, पहले साहेबनारायण मणि थे, श्यामनारायण तिवारी जी लिखते हैं। अरे आप तो, अरे नहीं कोई बात नहीं। लोग ब्राह्मण समाज के बहुत सारे लोग हैं ना, तो टाइटल बना लिए हैं, मणि लिखते हैं। मणि कहाँ से आया, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। तिवारी में ज्यादा लोग लिखते हैं। चलिए, लेकिन इस समय जान रहे हैं ये अमन की एकदम लहर चल रही है। और मैं ये बात पहले ही कह चुका हूँ कि समर्थकों के हिसाब से अमन मणि की लहर चल रही है और समर्थकों के हिसाब से वो चुनाव जीत रहे हैं। एक बाबा जी भी हैं, क्या नाम है बाबा जी? हमारा नाम सत्यनारायण। तो कब आप बाबा कब बने, कितने साल पहले? हो गए हमको 40। शादी नहीं किए, गृहस्थ संत हैं कि? नहीं, शादी हुआ था, बच्चे नहीं हैं। तो अम्मा कहाँ हैं? अम्मा भी नहीं है, वो भी गुजर गई। हाँ, ये बुढ़ी है हमारी। हाँ, उन्हीं के लिए पूछ रहा हूँ, हमारी तो वो अम्मा की उम्र की हुई ना। हाँ, बुढ़ी है। तो आप खुद उनको बुढ़ी बोलते हैं, आप भी तो बूढ़े हैं। हाँ। तो बुढ़ी कहाँ पे है आपके हिसाब से? वो कुटी पर है। कुटी पर? तो कुटी कहाँ है आपकी? ये भगीरथपुर। तो आप ये खंजली बजाते हैं? हाँ, चिम्मच है हमारा। तो कुछ भजन भी गाते हैं बजा के इसको? अरे हाँ, गावल जाला। सुनाइए जरा भजन। सुनाइए भजन। कैसे सुनाई हम भजन यहाँ? अरे आप कह रहे हैं भजन गाते हैं, सुना के हैं, बगल में मंदिर है, इतने सारे भक्त खड़े हैं। बाजा साजा रहता है, हारमोनिया फरमोनिया, तो उसी पर खंजड़ी बजा के भी तो सुना सकते हैं। नहीं। मंदिर बनवाने गए थे अयोध्या? हाँ, वो झगड़ा में गए थे। झगड़ा में गए थे? हाँ। मस्जिद गिराए थे? हाँ। पुलिस पकड़ के ले जाएगी? नहीं ले जाएगी। नहीं। फिर बन गया मंदिर वहाँ? नहीं, बनेगा नहीं, वैसा रहे बा बहन। हाँ, गिल्ले वैसा बटले बा। राशन कार्ड वगैरह, वोटर कार्ड बना है? हमारे पास नहीं है। फिर यहाँ काहे बैठे हो, वोट ही नहीं है तो? ऐसा बैठ ले पंच के में हम तो सबके हो कि आपको क्यों नहीं को क्यों नहीं को, आप भंडारा बुलाएंगे तब आप कह पाएंगे। अच्छा, भंडारा चल रहा है यहाँ पे, ये दिलचस्प होता है। कभी मौका मिलेगा तो आपको दिखाएंगे कि चुनाव कार्यालयों की संरचना कैसी होती है, किस तरीके के प्रत्याशी आते हैं। सुबह का माहौल अलग होता है, लंच के पैकेट तैयार हो रहे होते हैं, गाड़ियां क्षेत्र में प्रचार के लिए जा रही होती हैं, लिस्टें बनती हैं। आज प्रत्याशी कौन कौन से गांव में जाएगा, प्रत्याशी के भाई भतीजे परिवार के लोग कहां कहां जाएंगे और बाकी समर्थक कहां। दिन भर फीडबैक आते हैं कि इस गांव में चुनाव कमजोर पड़ रहा है, इस गांव में मजबूत हो गया है, और उसके हिसाब से अगले दिन की रणनीति तैयार होती है। इसी बीच रैलियां भी चलती रहती हैं और लगातार खाना बनता रहता है, समर्थकों को मिलता रहता है। जी बताइए। जी। अच्छा, तिवारी जी हैं, बता रहे हैं कि मणि की परिभाषा। अरे तो पहले बता देते, हम वहां तक चले गए। हाँ, कौन है सज्जन? अब पीछे तक ले जाएंगे, थोड़ा उनको भी आगे ले आते हैं। आपके पास राशन कार्ड है? किसके पास? आपके पास आधार कार्ड है? तो वोट काहे नहीं बनवाए बाबा जी? वोट काहे नहीं बनवाए? भागीरथपुर कौन सी विधानसभा में लगता है? अरे तो वोट काहे नहीं बनवाए? निर्वाचन कार्ड, वोट बना है, वोटर कार्ड। अभी कह रहे नहीं, अभी कह रहे हाँ। कैसे बाबा जी, आप तो 5 मिनट में सत्य से असत्य हो गए। निर्वाचन कार्ड है हमारा। निर्वाचन कार्ड। हाँ। तो वोट डालते हैं? हाँ। प्रधानी में डाले थे? हाँ। और विधानसभा में? लोकसभा में? किसको डाला था लोकसभा में? वो तो आपकी भाजपा की नहीं है। अच्छा, और इस बार? इस बार इनकी देंगे मड़मड़ी। क्यों? क्या है चुनाव निशान? हाँ, टम्पू। बाबा जी को
बाबा जी को ये पता है कि किसके चुनावी कार्यालय में बैठे हैं। और आप जी, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र त्रिपाठी। ये मणि क्यों लगा होता है यहाँ पे? बहुत सारे लोगों के नाम। जी सर, ये देवरिया में हम लोगों की ओरिजिन रही है। वहाँ राम कृष्ण मणिनाथ 4 घराना था, तो कृष्ण मणिनाथ, तो तमाम लोग राम के साथ अपना नाम लिखते हैं, कुछ लोग मणि के साथ अपना नाम लिखते हैं, कुछ लोग कृष्ण के नाम से अपना नाम लिखते हैं, कुछ लोग नाथ के साथ अपना नाम लिखते हैं। जैसे परतावल में आप जाएंगे तो वहाँ कृष्ण घराना है, प्रवीण कृष्ण त्रिपाठी, और तमाम इस तरह से वो लोग यूज करते हैं। और ये लोग अमरमणि का घर गोपलापुर पीपीगंज के पास है, वहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं। और ये परिवार मणि घराना का है और ये लोग मणि लिखते हैं। राम कृष्ण मणिनाथ, ये 4 घराने हैं और उसके हिसाब से वो नाम और त्रिपाठी या तिवारी के बीच में, तो सारे तिवारी जी लोग करते हैं ये। हाँ, ये त्रिपाठी का ही ये 4 घराना है, का ही 4 घराना। जी चलिए साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी जानकारी दी। नृतत्व विज्ञानी इस पर गौर कर सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिनको संस्कृत बहुत दुरूह लग रही हो। हमें यूपी का चुनाव कतई दुरूह नहीं लग रहा है। हर दिन एक नया किस्सा हमारा इंतजार करता है किसी मोड़ पर। हम नौतनवा आए, पहले खेसारी लाल के गाने सुने और उनके गानों के लिए दीवानी जनता को भी देखा, एक बिल्कुल अलग अनुभव था। अब नरेंद्र मोदी की रैली में जाते हैं, मायावती की, अखिलेश की, अलग माहौल होता है। कल राहुल गांधी की रैली थी गोरखपुर में, चंपा पार्क में, बहुत सारे जुमले वो बता रहे थे। बीच बीच में अखिलेश यादव के समर्थक जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो उनका भाषण रुक भी रहा था, फिर अखिलेश मुस्कुराते हुए अपने सपोर्टरों को चुप कर रहे थे। हमारी दिलचस्पी ये थी कि जब एक खांटी देसी फिल्म स्टार रैलियां करने आता है तो क्या बातें करता है। खेसारी लाल यादव मंच पर आए, उसके पहले तमाम छोटे नेता आए थे। कोई कह रहा था कि मैं पहले मुन्ना सिंह, जो यहाँ से सपा से टिकट चुनाव लड़ रहे हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उनके साथ था और मैंने इसलिए साथ छोड़ दिया। कोई उनको कुछ और कह रहा था, जैसा होता है सियासी अदावतों में, नाम ले लेके उनके पुराने काम दोहराए जाते हैं, उनको बुरा बताया जाता है। खेसारी लाल आए, उनके साथ अमन मणि की बहनें, 2 बहनें तनुश्री और अलंकृता थी, और उन्होंने एक भावुक सी अपील की कि बहनों का भाई जेल में है, बहनों का पिता जेल में है और मैं इसका भाई हूँ। और ये वादा भी किया कि अगर वो चुनाव जीत जाएंगे तो दोबारा आएंगे, पूरी रात नाचेंगे, ट्रैक्टर भर के बम्बई की हीरोइनें लाएंगे और नाचेंगे। और जनता इस पे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही थी। वहाँ पे बहुत सारे स्कूली बच्चे भी बैठे हुए थे, पीछे ही बूथ भी बनाया गया है, तो सुरक्षा कर्मी भी आ रहे थे। हम लोग भी आ गए हैं और यहाँ से अब हमारा कारवां वापस आज पूरे दिन की रिपोर्टिंग के बाद रवाना होगा। और आपका पक्ष जानने के लिए कमेंट बॉक्स में हम इंतजार करेंगे। DLLNTop.com और फेसबुक चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव की सबसे चौचक और चौकस कवरेज के लिए लगातार घूम रहा है। पहली विधानसभा सहारनपुर जिले की, वहां से लेकर रॉबर्ट्सगंज की आखिरी विधानसभा दुद्दी विधानसभा तक का ये सफर, जो 8 मार्च को पूरा होगा। और 11 मार्च को पता चलेगा कौन है उत्तर प्रदेश के तख्त का दावेदार, कौन है जिसके वादों पर यूपी की जनता ने किया है सबसे ज्यादा एतबार। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, कैमरे के पीछे रजत सैन।